दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा बिहार दरोगा इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट है। 2025 लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार यह प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आप सभी फुल सेट बनाइए और देखिए आप कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं। इसमें सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की कोशिकाएं होती है। देखिए दोस्तों, अभी लेटेस्ट एग्जाम में देखिएगा तो बिहार के 3-4 परीक्षाओं में जीभ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आप शामिल किया और इसका क्या होगा ABCD 1 का आप सभी आंसर कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से पूरे फैक्ट के साथ आप सभी देखिए ये क्लियर हो जाएगा और अगर आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो ये देखिएगा आपके सामने जो दिख रहा है ये जीभ का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिएगा अलग अलग स्वाद का हमें पता चलता है और कुछ ऐसे भी टेस्ट है जो जीभ के माध्यम से नहीं पता चलता है। तो ये भी पूछ लिया जाएगा, निम्न में से कौन सा ऐसा स्वाद है जो जीभ के माध्यम से हमें नहीं पता चलता है। तो ये सब सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा स्वीट है, ये जीभ का स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये जो है शुरू वाला हिस्सा हो गया और ये पीछे वाला हिस्सा है यानी मुंह के अंदर वाला हिस्सा है। तो स्वीट मतलब होता है मीठा। तो सबसे टॉप से जो है हमें मीठा का पता चलता है। इसके बाद देखिएगा खट्टा एवं नमकीन का पता जो है साइड से चलता है, जिसमें से साल्टी का यहाँ पर देखिएगा नमकीन वाला ये हो गया हिस्सा और फिर यहाँ पर साउर यानी कि खट्टा। तो ये दोनों चीज़ जो है साइड से हमें पता चलता है यानी दोनों साइड से जो है खट्टा और नमकीन का आपको पता चलेगा। सबसे नीचे में है बीटर। देखिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ये जो हिस्सा है इससे हमको करवा का पता चलता है। हिंदी में बीटर, इंग्लिश में बीटर हो गया, हिंदी में करवा। अब आप समझ रहे होंगे मिर्च वाला करवा, तो नहीं, करेला वाला जो करवा होता है, करेला का जो स्वाद होता है तीता जिसको बोलते हैं करवा, ये स्वाद का पता चलता है। मिर्च वाले जो तीखा है ये जीभ में देखिएगा तो कोई यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो ये कैसे पता चलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तीखा यानी मिर्च खाने से जो तीखा लगता है ये जो पता चलता है कोशिका के जलने के कारण से। तो ये अगर कभी पूछा जाएगा BPSC में देखिएगा 69वीं में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा स्वाद जीभ के माध्यम से नहीं पता चलता है, तो तीखा। और दूसरा मसालेदार, मसाला का जो पता चलता है खुशबू सेंट से। तो तीखा और मसाला का स्वाद का पता जीभ के माध्यम से नहीं चलता है। तो ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चलिए आप फैक्ट देख लीजिए, थोड़ा इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। जीभ का जो अगला भाग होता है इससे हमें मीठे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है यानी मीठा स्वाद का पता चलता है। जीभ का पिछला हिस्सा जो होता है करवा, करवा ये जो है तीता यानी करेला वाला ये टेस्ट है। तीखा जो मिर्च से रिलेटेड है, मिर्च खाने पर जो तीखा लगता है ये स्वाद जीभ से हमें नहीं पता चलता है, खाने के बाद कोशिका जलने के कारण से फीलिंग आती है। इसके बाद देखिएगा जीभ के किनारे यानी पार्श्व भाग से जो है नमकीन और खट्टे स्वाद के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा और अभी 3-4 परीक्षाओं में पूछा गया है और यहाँ से फिर से रिपीट किया जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की कोशिकाएं होती है। तो देखिए आगे वाले हिस्से से क्या पता चलता है हमें, मीठे स्वाद की। पश यानी पीछे हिस्से से क्या होता है करवा, तीता करेला का जो स्वाद है ये। मध्य हिस्से से यहाँ पर देखिएगा तो बीच में कोई स्वाद कलियाएँ होती ही नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा ये जो हिस्सा है ये भी कभी पूछ दिया जाएगा, ये बीच वाला जो हिस्सा होता है इसमें स्वाद कलियाएँ नहीं होती है जीभ में। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और पार्श्व, पार्श्व मतलब होता है किनारा यानी साइड। तो इस साइड वाले से जो है हमें खट्टे स्वाद का पता और नमकीन का। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, साइड यानी पार्श्व। तो चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। और देखिए जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहता है हम आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताते हैं जिससे सभी फैक्ट क्लियर हो जाए। ये नहीं कि आंसर रट लीजिएगा और एग्जाम में बना लीजिएगा, अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाएगा तो फिर आप नहीं बना पाइएगा। तो इसलिए सभी फैक्ट के साथ लेकर आते हैं और जो बिहार के एग्जाम का पैटर्न चल रहा है लेटेस्ट पैटर्न उसी अनुसार ये पूरा सेट है। तो इसलिए आप सभी क्वेश्चन बनाइए और हम आप लोगों को जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं पूरा आपको देख लेना है जिससे आपको मैक्सिमम फैक्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाए। अगला देखिएगा, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे। देखिए पहला वाला तो सबको पता और अंतिम लास्ट का भी पता। अब क्या हो रहा है दरोगा परीक्षा या फिर CGL बिहार SSC अन्य परीक्षाओं में क्या हो रहा है, तीसरे नंबर का, 5वें नंबर का, दूसरे नंबर का ये सब पूछा जाने लगा है। तो क्वेश्चन हार्ड करने के लिए तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 5 तक ध्यान रखना है। ये नहीं कि 5 के बाद भी, टोटल देखिएगा 24 है। तो 24 याद करना संभव नहीं है, इतना आप नाम याद कीजिएगा फिर और कन्फ्यूजन ही होगा। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक आपको ध्यान रखना है। दरोगा PT में एक बार तीसरा पूछा गया, एक बार 5वां पूछा गया है और पहला 23वां 24वां ये तो कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ से 5 नाम है। पहला है ऋषभ देव, तो जैन धर्म के संस्थापक भी हो जाएगा। ऋषभ देव का दूसरा जो नाम है आदिनाथ है, तो कई बार ऋषभ देव नहीं दे करके आदिनाथ रहेगा, तो यही आपको समझना है। पहला हो गया।
अजितनाथ दूसरे नंबर पर है, संभवनाथ तीसरे नंबर पर है, अभिनंदन चौथे नंबर पर है, सुमितनाथ पाँचवें नंबर पर है। दरोगा पीटी में तीसरा और पाँचवां पूछा गया है। और पार्श्वनाथ देखिएगा तो 23वें नंबर पर है, और महावीर हो जाएगा 24वें नंबर पर। तो ये हो गया यहाँ पर तीर्थंकर से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन देखिएगा ये फिक्स ही है, तो ज़्यादा बार क्या होता है कि पहला पूछ लिया जाता है, नहीं तो 23वां 24वां। अगर टफ पूछना रहेगा तो दूसरा तीसरा पाँचवां आपसे पूछा जाएगा। तो ये सभी नाम आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर पूछा गया है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे। तो पहला हो जाएगा ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ है, तीसरा संभवनाथ है, और पार्श्वनाथ जो है 23 में है, 24 में महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अजितनाथ हो जाएगा, दूसरा इसमें पूछा गया है। तो इस टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन है, शारदा परियोजना किस नदी पर है। और देखिए आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि हाँ सर जी ये प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो हम आप लोगों के लिए इसी तरह रेगुलर रूप से प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, और क्या होगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से बना पाइएगा एग्जाम में। एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जिस टॉपिक से, उसी अनुसार ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप सभी पूरा बना लीजिए। देखिए यहाँ पर शारदा परियोजना के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये जो परियोजना है भारत एवं नेपाल के बीच में, दो देशों के बीच की संयुक्त परियोजना है। तो अब आप यहाँ से आप इसको बना लीजिएगा। भागीरथी होगा नहीं, सतलज होगा नहीं, कोसी नदी और काली नदी। देखिए कोसी नदी पर ये नहीं है, काली नदी पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काली नदी। और देश का नाम भी आपको ध्यान रखना है, नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, शारदा परियोजना भारत एवं नेपाल के बीच काली नदी पर है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए दो तरह का पदार्थ होता है, एक होता है कृत्रिम, कृत्रिम मतलब होता है मानव निर्मित, और दूसरा होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब होता है भगवान जिसको बनाए, जो पहले से प्रकृति में उपलब्ध है। तो कृत्रिम इसमें से देखिएगा लेक्सान, नियोप्रीन और टेफ्लॉन, तो ये तीनों है। टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं नॉन स्टिक बर्तन में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नहीं चिपकने वाले बर्तन में टेफ्लॉन का लेयर चढ़ाया जाता है। तो फाइब्रोइन जो इसमें से है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फाइब्रोइन होता किस में है, तो रेशम में होता है। रेशम में एक प्रकार का पाया जाने वाला प्रोटीन है, और इसी के कारण से रेशम का जो होता है धागा, ये मजबूती प्रदान करता है। तो फाइब्रोइन एक प्राकृतिक पदार्थ है जो रेशम तंतु में होता है। रेशम ये देखिएगा तो कीट से प्राप्त किया जाता है, तो यानी ये प्राकृतिक रूप से है, एक प्रकार का प्रोटीन है, और ये इसमें सही हो जाएगा। ये जो है कृत्रिम नहीं है, मानव निर्मित नहीं है। बाकी तीनों जो भी है ये सब मानव निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। देखिए आपको बिहार से रिलेटेड भी ध्यान रखना है। तो बिहार की बात करें, यहाँ पर लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो ये देखिएगा पूरे देश स्तर पर है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी में बताना है आपको कितना सीट रिजर्व है। तो देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए जो टोटल सीट निर्धारित है 84 सीट निर्धारित है, और एसटी के लिए जो सीट निर्धारित है 47। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कुछ कई बार होता है क्या है कि एससी का पूछ दिया जाएगा, किसी बार अनुसूचित जनजाति एसटी का सीट पूछ दिया जाएगा, और कई बार ये भी होता है कि टोटल ऐसे भी पूछ दिया जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल सीटों की संख्या कितनी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 131 यहाँ पर होगा। चलिए तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 84। अनुसूचित जाति एससी में 84 सीट है, एसटी में 47 है, और टोटल मिलाकर 131 है। तो ये तीन फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए आप सभी, लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए 84 सीट, एसटी के लिए 47 और टोटल 131। देखिए अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी सक्सेस प्लैनेट टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर भी पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर देते हैं, और इसमें देखिएगा तो बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी है। तो आप एक बार रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा और भी आपको क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी टेलीग्राम पर सेंड करते हैं। टेलीग्राम आप सभी सक्सेस प्लैनेट टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगला देखिएगा, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। देखिए इसमें ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर लिए, अगर आप नहीं भी बना पा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, ज़्यादातर कन्फ्यूजन वाला ही क्वेश्चन है। और एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर गलत ही हो जाएगा, ये क्लियर नहीं रहता है कौन पहला है कौन दूसरा, इस तरह से। तो चलिए अगर आप नहीं भी बना पाते हैं, क्वेश्चन नहीं भी बनते तो भी आप देखिए, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से पता चलेगा। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है, यहाँ पर देखिएगा ये नहीं आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का देखिएगा मेन रूप से फैलाव जो है भारत और पाकिस्तान में है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कंडीशन देकर कि भारत में कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है, लेकिन ये है कहाँ, पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो स्थल। और भारत की बात करें तो भारत में राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में है।
अगर आपसे सीधा पूछा जाता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो आंसर होता। यहाँ पर भारत में कंडीशन देकर पूछा गया है, तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी कहाँ पर है, तो हरियाणा राज्य में, ये भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए यहाँ से फैक्ट देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है जो कि पाकिस्तान में है, और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा है। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। पहला तो यह है कि सीधा पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, दूसरा में कंडीशन देकर पूछा जा रहा है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन राखी गढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेपचा जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है। लेपचा जनजाति का जो संबंध है भारत के सिक्किम राज्य से, सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देखिएगा तो बिहार के एग्जाम में 5-6 बार अब तक पूछा गया क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से रहेगा। किसी बार देखिएगा यहाँ पर जल के जगह पर नदी दे दिया गया रहेगा अलग अलग तरीके से, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, इसको जो कहा जाता है बीओडी कहा जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कई बार बीओडी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। बीएड एग्जाम में देखिएगा ये 2 बार पूछा गया है, एक बार तो बीओडी का मान पूछा गया था, एक बार फुल फॉर्म पूछा गया था। तो बी से यहाँ पर है जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल, ओ से है ऑक्सीजन और डी से है डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये जो होना चाहिए लेवल 5 होना चाहिए। तो नदी से रिलेटेड भी पूछा जाएगा कि नदी में बीओडी कितना होना चाहिए, तो 5। अगर इससे अधिक होगा तो फिर क्या होता है कि बहुत प्रदूषित माना जाता है, यानी जीवों को रहने के लिए पर्याप्त नहीं है जल। अगर उसमें जीव अगर रहेंगे मछली ये सब चीज़ तो फिर मर जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 mg प्रति लीटर हो जाएगा। तो अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए 5। अगर इससे अधिक और लेवल बढ़ेगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रदूषित जल कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर देखिएगा आपसे पूछा जा रहा है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है न्यायालय को, तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ क्या है। सूखी बर्फ ड्राई आइस जो है एक प्रकार का जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो सॉलिड CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र है CO2 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोयले के कौन से प्रकार में कार्बन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिएगा यहाँ पर कोयले का प्रकार पूछा गया और सबसे ज़्यादा कार्बन का प्रतिशत। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इसमें से सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, जिसमें कार्बन का प्रतिशत जितना अधिक होगा उतना अच्छा कोयला माना जाता है। तो एंथ्रासाइट देखिएगा तो सबसे अधिक इसमें कार्बन होता है लगभग 90%, 90 से 95% तक इसमें कार्बन होता है, तो यानी सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद होता है देखिए इसमें अल्फाबेटिक आधार पर ही एंथ्रासाइट सबसे अच्छा, फिर बिटुमिनस है, फिर इसके बाद लिग्नाइट है, और सबसे खराब कैटेगरी में होता है पीट। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे अच्छा सर्वोत्तम कोयला हो जाएगा एंथ्रासाइट, और इसी में कार्बन का प्रतिशत भी सबसे अधिक होता है। अगला देखिएगा, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और एग्जाम में क्या होता है कि कई बार ऐसे पूछ दिया जाता है कि कर्क रेखा के ठीक उत्तर कौन सा राज्य है। दरोगा में 2 बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिहार भी देखिएगा तो कर्क रेखा के उत्तर में ही है। इसके अलावा मणिपुर भी कर्क रेखा के उत्तर में, मिजोरम से होकर गुजरती है लेकिन मणिपुर से होकर नहीं। तो कर्क रेखा यहाँ पर नहीं गुजरने वाला जो राज्य हो जाएगा, बिहार से होकर नहीं गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है लेकिन बिहार से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार कर्क रेखा के उत्तर में है। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि पर हुई थी, और ये मोहम्मद खान जो रहने वाले थे अफगानिस्तान के। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा, ये तीनों इसमें शामिल थे। तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए CGL एग्जाम और इंटर लेवल एग्जाम के लिए बिहार पंचायती राज और पंचायती राज टॉपिक फेवरेट टॉपिक है।
यहाँ से दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, इसलिए इस तरह के टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन शामिल करते हैं, 3-4 कम से कम क्वेश्चन, जिससे आपको मैक्सिमम यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर होते चले। और अगर आप CGL एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं, दरोगा, इंटर लेवल सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और देखिएगा तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी आपको अधिक से अधिक ध्यान देना है। तो हम आप लोगों की तैयारी में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी के साथ साथ बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक, और साथ में ऑल सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस जो नया पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार फुल तैयारी करवा रहे हैं। तो आप सभी जाइए एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से जम के तैयारी कीजिए, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। यहाँ पर देखिएगा पंचायती राज की सिद्धांत पर आधारित है। देखिए पहला है सत्ता के केंद्रीयकरण पर, तो ये तो नहीं होगा, सत्ता के एकीकरण पर। तो सत्ता के एकीकरण मतलब होता है एक जगह पावर। सत्ता की विकेंद्रीकरण, देखिए भारत में जो है सत्ता के एक तरह से विकेंद्रीकरण, अलग अलग तरह का पावर है, राज्यों का अलग है, केंद्र का अलग है। और देखिएगा तो एक और थोड़ा आगे स्टेप हो गया पंचायती राज। पंचायती राज में है क्या कि मुखिया को अलग पावर दिया गया, वार्ड सदस्य को अलग पावर दिया गया है, सरपंच को अलग दिया गया, यानी सबका काम अलग अलग है। तो ये एक तरह से विकेंद्रीकरण है, पावर का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, अलग अलग तरह में बंटवारा किया गया है। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा विटामिन एक प्रकार का हार्मोन है? इसमें से जो विटामिन है दोस्तों, विटामिन डी को एक प्रकार का हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और विटामिन डी जो है हमें सूर्य से प्राप्त होता है। अगला है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? देखिए आप सभी को पता है कि बिहार बंगाल से जो अलग हुआ है 1912 में, पहले बिहार और बंगाल एक ही था। तो बिहार का अलग यहाँ पर बंगाल से करने में सबसे अधिक जो योगदान है सच्चिदानंद सिन्हा जी का। तो बिहार, आधुनिक बिहार का निर्माता जो माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जो इकाई है दूरी का, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दूरी का, समय का नहीं है, दूरी का इकाई है यह। अगला देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? देखिए ब्रह्मपुत्र का नदी का अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। तिब्बत में इसे जो कहा जाता है सांगपो, असम में कहा जाता है दिहांग, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो जमुना इसका सही आंसर हो जाएगा। और गंगा नदी को जो कहा जाता है बांग्लादेश में पद्मा, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। गंगा नदी का नाम हो जाएगा बांग्लादेश में पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है जमुना। अगला है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है स्थूलभद्र। अगला यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। देखिए हिमालय कहाँ है? तो भारत में है, और भारत, चीन, ये सब तो ये हो जाएगा एशिया में। इसके बाद देखिएगा रॉकी, तो रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज है दक्षिण अमेरिका में, तो ये दोनों तो अमेरिका से रिलेटेड हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। यूरोप पूछा जा रहा है तो आल्पस हो जाएगा, आल्पस पर्वत जो है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। अगला है दूध से मक्खन कैसे अलग किया जाता है? दूध से मक्खन जो अलग किया जाता है दोस्तों अपकेंद्रीकरण पर, और वॉशिंग मशीन यानी कपड़ा धोने वाली मशीन जो है, ये दोनों अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर वर्किंग है। तो दूध से मक्खन अलग करने का जो प्रोसेस अपकेंद्रीकरण है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? जैसा कि आप सभी को पता होगा पंचायत चुनाव कहाँ होता है? तो राज्यों में होता है। तो देखिए पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की नहीं है, ये जो जिम्मेदारी है मेन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन सबको जारी किया जाता है, और करवाया किसकी ओर से जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग की ओर से। चुनाव आयोग दो तरह का है, एक है सेंट्रल स्तर पर, तो देखिए जितने भी तरह का लोकसभा हो गया,
और इसके अलावा राज्यों में विधानसभा का चुनाव, ये सब करवाने की जिम्मेदारी जो है भारत निर्वाचन आयोग की है। लेकिन पंचायत चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार की ओर से डिसीजन लिया जाता है कब हमें चुनाव करवाना है, क्या कुछ, और फिर राज्य चुनाव आयोग की ओर से करवाया जाता है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा राज्य सरकार। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार। बिहार पंचायती राज विभाग की ओर से सब कुछ यहाँ पर किया जाता है। अगला है भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष है, ये सही आंसर हो जाएगा। और अभी वर्तमान में जो है एम खानविलकर है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। एम खानविलकर जो है अभी प्रेजेंट टाइम में है भारत के लोकपाल, और प्रथम लोकपाल जो थे पिनाकी चंद्र घोष, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपसे फर्स्ट नाम भी पूछा जाएगा, ये देखिएगा तो बहुत पहले नहीं बनाया गया, अभी लेटेस्ट वाला है। 2019 में लोकपाल का गठन किया गया था, यानी प्रथम लोकपाल बनाया गया। तो पिनाकी चंद्र घोष कुछ साल रहे लोकपाल के पद पर, अभी लेटेस्ट में एम खानविलकर है। अगला है भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इसमें जो कहा जा रहा है भारत में न्यायिक प्रणाली, तो पहला ऑप्शन है नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, तो ये देखिएगा तो सही बात है। दूसरा संविधान, तो संविधान में जो रूल रेगुलेशन उसी अनुसार काम किया जाता है। तीसरा देखिएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी सही है, यानी इसमें देखिएगा तो तीनों सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? सेंट पीटर्सबर्ग शहर जो है रूस में है, और यह जो है बाल्टिक सागर पर स्थित है, बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन नहीं बदलता? देखिए ये एग्जाम के लिए बहुत भी क्वेश्चन है। अब तक देखिएगा 10-15 बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका, और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो कन्फ्यूजन होगा कि तरंगदैर्घ्य दें या फिर अपवर्तनांक दे या वेग दे। तो देखिए इसमें सही आंसर जो होगा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का मात्रक है। देखिए आप में से प्रतिरोध का मात्रक तो सबको पता होगा कि ओम होता है, यहाँ पर प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा गया है। प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओम मीटर, प्रतिरोध का होता है ओम और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। अगला है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न जो होती है, देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको नहीं पता रहे, ऐसे भी पूछा जाता है कि पेट्रोल से निकलने वाले धुएं में सबसे खतरनाक प्रदूषण कौन सा है? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, जहरीली गैस, अगर आप इसके चपेट में आते हैं तो डेथ भी हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड उतना खतरनाक नहीं है, ये देखिएगा तो प्रदूषण वाला है लेकिन खतरनाक नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही आंसर होगा, अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक और चीज़ देखिएगा तो गाड़ी में खराबी होने के कारण से धुआं, ये सब चीज़ें जो निकलती है तो इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल भी बढ़ जाता है। तो जब यहाँ पर ईंधन पूरी तरह से नहीं जलेगा तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये पूछा जाता है कई बार, निम्न में से कौन सा वाहनों से निकलने वाला खतरनाक प्रदूषण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड में आपको आंसर देना है। अगला है पानी का पीएच मान है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7, तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन 7 है। तो यहाँ पर पानी मतलब आप शुद्ध जल ही समझिए। तो पानी का यहाँ पर शुद्ध पानी का जो पीएच मान है 7 है, तो 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। पृथ्वी के वातावरण यानी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है नाइट्रोजन है, जो कि 78% है। और इसके बाद देखिएगा तो ऑक्सीजन का जो है 20.9 यानी कि 21% है। तीसरे नंबर पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको ज़रूर याद रखना, ये पूछा जाता है, तो 0.03% है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का है। नाइट्रोजन का पूछेगा तो 78 और ऑक्सीजन का 21, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे अधिक पूछा जा रहा है तो नाइट्रोजन होगा।
और यही अगर ब्रह्मांड में पूछा जाए, सूर्य में पूछा जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। पृथ्वी के बाहर की बात करें, जैसे यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में तो सबसे अधिक गैस जो है हाइड्रोजन है, और सूर्य में तो सूर्य में भी सबसे अधिक है हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिकतर एंजाइम होते हैं। अधिकतर एंजाइम जो होते हैं दोस्तों प्रोटीन के बने होते हैं, तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका प्रोटीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे उत्पादित करते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे जो उत्पादित करते हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब यहाँ पर O2 समझिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स में दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला विकिरण जो है, इसमें से अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। तो अवरक्त का जो इंग्लिश नाम है इंफ्रारेड है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरण, एक्सरे तो आप सभी नाम सुने ही हैं, तो इंफ्रारेड यहाँ पर अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। लाल रक्त कणिका विहीन, विहीन मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जिसमें आरबीसी नहीं होता। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, तो आरबीसी नहीं जो होता है केचुआ में नहीं होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है केचुआ का भी ब्लड लाल ही होता है। यहाँ से फैक्ट देखिएगा तो केचुआ में लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का अभाव होता है, लेकिन केचुआ का जो रक्त होता है लाल ही होता है। तो लाल रक्त कणिका विहीन जंतु जो इसमें से है केचुआ है। बाकी सर्प, मोर और मेढक इन सभी में आरबीसी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बेसिक रहे तो थोड़ा सावधानी से बनेगा, गलती होने का ज़्यादा चांस रहता है। यहाँ पर आप पढ़िएगा मौलिक अधिकार और समझ में आएगा मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है, इसलिए गलती होने का चांस रहता है। मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के 4A यानी 4A 4 का क में है, इसमें मौलिक अधिकार आपसे पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार जो हो जाएगा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णन है मौलिक अधिकार का। और मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 का A यानी 51 का A में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो भाग 4 का क में जो है मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर भाग 4 में तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद। भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 का क में है मौलिक कर्तव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड दरोगा में दीजिएगा तो अब पूछा जाने लगा है, और CGL इंटर लेवल में पहले से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो हर सेट में इस तरह से क्वेश्चन शामिल करेंगे। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। देखिए कंप्यूटर में जो होता है बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट यानी 0-1। तो बाइनरी डिजिट से मिल करके यहाँ पर 0-1 को जो कहा जाता है बीट कहा जाता है। बाइनरी में BI हो गया और डिजिट में से T मिल करके बीट बना है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बीट। इसके बाद क्या होता है 4 बिट्स का एक निबल होता है। तो यहाँ पर 4 बिट्स इसमें प्रयोग किया जाता है। 4 बिट्स का मान होता है 1 निबल, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद होता है 8 बीट का होता है 1 बाइट। तो 8 बीट में कितना हो गया, 1 बाइट हो गया। इसके बाद चला आता है बाइट में, फिर बाइट के बाद होता है किलो बाइट, मेगा बाइट, इस तरह से। तो केबी के बाद आप सभी तो जानती होंगे 1 KB, फिर इसके बाद 1 MB। तो 1 MB में 1024 KB, फिर 1024 MB बराबर 1 GB, फिर 1024 GB बराबर 1 TB, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो यानी GB TB इस तरह से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो है बीट है। बीट यानी बाइनरी डिजिट 0-1 को बीट कहा जाता है, ये सबसे छोटा है। इसके बाद देखिएगा बीट से बड़ा जो होता है बाइट होता है, 8 बीट का होता है 1 बाइट। फिर इसके बाद बाइट से बना है किलो बाइट। तो किलो का मान ही होता है 1000, तो इसलिए 1024 इसमें लिया गया। तो 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। फिर 1024 KB बराबर 1 MB यानी मेगा बाइट। फिर 1024 MB बराबर 1 GB यानी गीगा बाइट, जो कि देखिएगा कंप्यूटर का मेमोरी होता है 64 GB 128 GB इस तरह से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीट हो जाएगा। और 4 बिट्स का होता है 1 निबल, ये भी आपको ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया निबल वाला मान। चलिए ये क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ध्यान रखिएगा।
अगला है निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहला नंबर पर देखिएगा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे देखिए मोबाइल में क्या होता है, एंड्रॉयड होता है, और अगर आप सिस्टम चलेगा यानी लैपटॉप तो उसमें विंडोज़ होता है। फिर इसके बाद आईफोन वाला अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें एंड्रॉयड नहीं यूज करके iOS यूज किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो पहला एंड्रॉयड हो गया, ये मोबाइल फ़ोन में यूज होता है, ये बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद लाइनेक्स, ये भी सिस्टम में यूज होता है डेस्कटॉप में। इसके बाद iOS जो होता है ये देखिएगा तो एप्पल का है, तो अगर आप एप्पल वाला अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें iOS यूज होगा, नहीं तो इधर मोबाइल अगर आपके पास है तो iOS आईफोन वाले में यूज होगा। MS ऑफिस देखिएगा तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का है। MS ऑफिस के माध्यम से इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल ये सब चीज़ें होता है। तो अगर आपको टाइप करना है तो MS वर्ड के माध्यम से आप टाइपिंग कीजिएगा। तो MS ऑफिस जो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। विंडोज़, एंड्रॉयड, लाइनेक्स और iOS ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सही आंसर हो जाएगा MS ऑफिस। अगला है सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। देखिए अभी लेटेस्ट वाले एग्जाम में ये सब पूछा जाने लगा है कि बिहार में सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है, जूट में कौन सा है, मखाना, लीची। तो देखिए मखाना उत्पादन में बिहार का पहला स्थान है। लगभग 90% मखाना बिहार में उत्पादन किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा लीची, तो लीची में भी बिहार का स्थान पहले नंबर पर है। और सब्जी की बात करें तो सब्जी में बिहार का स्थान तीसरा है। पहले नंबर पर जो है यूपी है, दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और तीसरे नंबर पर जो है बिहार का स्थान है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तीसरा। तो सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है। पेसो का इसमें पूछा जा रहा है, तो पेसो का जो हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला है। तो फिलीपींस की मुद्रा है पेसो। मुद्रा और राजधानी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है बिहार एसएससी एग्जाम के लिए। यहाँ से दो क्वेश्चन रहेगा, एक है राजधानी से रिलेटेड, एक मुद्रा से रिलेटेड, फिक्स है, पूछा ही जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये देखिएगा 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन जो किया गया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उत्तराखंड। 43 का जो सही आंसर होगा उत्तराखंड। देखिए गोवा में जो आयोजन किया गया था 37वां यानी 2023 में उत्तराखंड में आयोजन किया गया है 38वां, और मेघालय में जो आयोजन किया जाएगा 39वां। तो ये जो है 38वां आयोजन किया गया है उत्तराखंड में अभी 2025 में, और 39वां अगला जो आयोजन किया जाएगा 2027 में। ये 2 साल के बाद आयोजन किया जाता है। तो 2027 में जो आयोजन किया जाएगा मेघालय में। तो मेघालय आगामी भी याद रखना है, अगर इस तरह से पूछा जाएगा आगामी राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2027 में कहाँ किया जाएगा, तो मेघालय में। अभी जो आयोजन किया गया 38वां का उत्तराखंड में, और इससे पहले 2023 का गोवा में आयोजन किया गया था। तो पिछला नहीं पूछा जाएगा, 38 39वां पूछा जाएगा, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं 37वां गोवा में, 38वां उत्तराखंड में, और 39वां मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है, निम्न में से किस संगठन ने अंग दान करे जीवन बचाए पहल की शुरुआत की है। ये देखिएगा तो अंग दान करे जीवन बचाए, ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए जिससे अधिक से अधिक अंग दान करे। तो ये जो है BCCI की ओर से, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से, BCCI क्रिकेट में देखिएगा तो भारत में हेड है, तो BCCI की ओर से ये पहल की शुरुआत की गई है। अगला है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो बनी है अनामिका बी राजीव, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के शुभंकर का नाम क्या है। तो पिछले साल पेरिस में ओलंपिक 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया गया है। तो इसके जो शुभंकर है फ्रीज है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा फ्रीज। अगला है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये जो आयोजन किया गया है दोस्तों मस्कट में, और मस्कट जो ओमान देश की राजधानी है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ओमान, फर्स्ट ऑप्शन ओमान हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने मस्कट ओमान में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन
IOC में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। ओमान, और ओमान की राजधानी है मस्कट। तो राजधानी भी आपको ध्यान रखना है, CGL एग्जाम इंटर लेवल में राजधानी पूछा जाता है। अगला देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है। तो देखिए ओलंपिक का थीम ये BPSC 70वीं में भी पूछा गया और फिर से ये रिपीट करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी अगर आप CGL, दरोगा, इंटर लेवल एग्ज़ाम की फुल तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट जो न्यू पैटर्न है उस अनुसार फुल तैयारी के साथ साथ बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलने वाला है। यानी आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी जिससे आप आसानी से रिजल्ट ले सकें। तो फुल प्रिपरेशन के लिए जाइए आप सभी एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का जो थीम है, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाइए, आप जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये फिर से रिपीट किया जाएगा। 70वीं में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्यजीव अभ्यारण्य में वैज्ञानिकों ने एक नई प्रजाति की खोज की है। तो कौन सी नई प्रजाति की खोज की है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक सींगी मेढक की खोज की है। तो बी ऑप्शन सही है, एक मेढक, एक सींगी मेढक एक नई प्रकार की प्रजाति है। और देखिए यहाँ से ये वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, टेल वन्यजीव अभ्यारण्य जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य का चयन होता है। देखिए यहाँ पर पंचायती राज से क्वेश्चन इसलिए शामिल किए कि इंटर लेवल और सचिवालय सहायक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन 6-7 पूछा जाता है। तो इसी तरह का हम आप लोगों को जो एग्जाम का पैटर्न है उसी अनुसार सेट लेकर आते हैं। इसलिए आपसे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य का चयन होता है। तो ये जो चयन होता है दोस्तों, पहला देखिएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी BDO के माध्यम से, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद है जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा, ये भी सही नहीं है। डी ऑप्शन देखिएगा, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए जनता अगर किसी को चुनेंगे ग्राम पंचायत के सदस्य, तो ग्राम पंचायत में जो भी सदस्य यानी लोग रहेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से। अभी देखिएगा MP का चुनाव होता है यानी लोकसभा में, और MLA का चुनाव होता है, तो इसमें भी जनता डायरेक्ट रूप से चुनते हैं। तो MP MLA में भी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। और आप सभी कमेंट करके बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।